हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस नए वीडियो में हम लोग क्लास 9th का एक नया चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक आप लोगों के लिए बिल्कुल ही नया है और इस टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एटम की डिस्कवरी स्टार्ट हुई या किस तरीके से एटम का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आया। तो सबसे पहले एटम की डिस्कवरी करने के लिए उससे पहले हम कुछ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ना चाहेंगे। वैसे तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो 6 से 7 लॉ ऐसे हैं जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंडर में आते हैं, लेकिन आपको अपने इस स्टैंडर्ड में क्लास 9th के स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ केवल 2 लॉस पढ़ने हैं। पहला जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ना है और दूसरी चीज़ लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन पढ़ना है। इसके बाद के जो और सारे लॉ हैं वो आप लोग क्लास 11th के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लॉ को लेकर के। जो हमारा सबसे पहला लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ के नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर हम मास के कंजर्व होने की बात करेंगे। मास का कंजर्व होने का मतलब क्या है कि मास कहीं पर भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता या मास फिर से बनाया नहीं जा सकता। और जो मैंने अभी बोला यही इस लॉ का स्टेटमेंट भी है दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब कि अगर कहीं पर भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो उसमें ना ही कोई नया मास बनने वाला है और ना ही कोई मास डिस्ट्रॉय होने वाला है। जैसे कि अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें, और एग्जांपल से पहले मैं आपको कुछ छोटे छोटे टर्म्स इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा जो कि मैं इस लेक्चर में बार बार यूज़ करूँगा। लाइक एज्यूम कर लीजिए कि A प्लस में B विल गिव आउट C प्लस में D, ऐसा कोई रिएक्शन है। तो ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में होगा A प्लस में B, दीज विल बी कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स। जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और जो राइट हैंड साइड में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। और इस हम पूरे फिनोमिना को, जो यहाँ पर रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन है, इस पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और इस लॉ का कहना क्या है? इस लॉ का कहना ये है कि इस पूरे रिएक्शन में जो कोई भी रिएक्शन चल रही होगी, ना ही रिएक्टेंट साइड में और ना ही प्रोडक्ट साइड में ना ही कोई नया मास बनना है और ना ही कोई नया मास डिस्ट्रॉय होना है। मींस मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चलते हैं अब इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। लाइक इमेजिन कर लीजिए कि आपके पास कोई रिएक्शन है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके अमोनिया बनाता है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन किया और क्या बनाया? अमोनिया। ठीक है, अब इस एरो का क्या मतलब है? इस एरो का क्या मतलब है इसको बहुत डिटेल में हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे कि एक एरो जो है वो सिर्फ एक तरफ डायरेक्शन कर रहा है तो उसका क्या मतलब है, जो दोनों तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं उसको क्या मतलब है। तो इन सब चीज़ों को हम फर्दर क्लास 10th में या 11th में डिस्कस करेंगे, वो भी यहाँ डिस्कस करने का मैटर नहीं है। पर फिलहाल हम सिर्फ इतना जानने की कोशिश करेंगे कि भाई नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है और अमोनिया बनाता है। तो नाइट्रोजन का मास कितना हुआ? तो नाइट्रोजन का मास है 14, और क्योंकि यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो 14 इंटू 2 दैट इज 28। और अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, और क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 2। 28 प्लस 2 दैट विल बी 30। मतलब कि आपके जो टोटल रिएक्टेंट का मास है वो है 30। बट अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो नाइट्रोजन का मास 14 और 3 हाइड्रोजन का मास 3, तो 14 प्लस 3 दैट विल बी 17। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट में 30 मास है जबकि प्रोडक्ट में हमें केवल 17 मास मिल रहा है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये 13 मास कहाँ गया? क्या ये डिस्ट्रॉय हो गया? आंसर है नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से कहता है दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या है कि इस रिएक्शन में या तो कुछ गड़बड़ है या तो हमने खुद से कोई गलती कर दी है। और खुद से क्या गलती कर दी है? तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर टोटल 2 नाइट्रोजन है जबकि यहाँ पर केवल क्या है? एक ही नाइट्रोजन है। तो आखिर वो एक नाइट्रोजन कहाँ गया? और अगर वो एक नाइट्रोजन भग गया है तभी तो मास में कमी आई होगी, तो हमको उसका ख्याल भी रखना पड़ेगा। इस ख्याल को रखने के लिए हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो भी रिएक्शन हो वो क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस का मतलब क्या है? यहाँ पर अगर हम 2 नाइट्रोजन देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन हो गए, और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर तो कुल अब 6 हाइड्रोजन हो गए। तो 6 हाइड्रोजन के लिए अब हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो अब यहाँ पर जितने नाइट्रोजन है उतने ही यहाँ पर नाइट्रोजन है, और जितने रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन है उतने ही प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें कि भाई अब कितना मास हो गया, तो नाइट्रोजन तो अभी भी 28 है, बट 3 हाइड्रोजन की वजह से ये 3 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू 6 हो गया। और 28 प्लस 6 टोटल मास कितना आना चाहिए? 34। और अगर मैं प्रोडक्ट साइड की बात करूँ तो अमोनिया तो अभी भी 17 ग्राम रहेगा,
या 17 यूनिट रहेगा, बट क्योंकि अब अमोनिया 2 बार है तो 2 से 17 को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और क्या आ जाएगा 34। तो हम देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड में जितना मास था उतना ही प्रोडक्ट साइड में भी मास है, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो रिएक्शन बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए और बैलेंस होनी चाहिए। अब अगर हम दूसरे लॉ की बात करें जो कि हमारा आता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, तो अब डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या कहता है, तो डेफिनिट प्रोपोर्शन का कहना यह है कि कोई भी मैटर या कोई भी मॉलिक्यूल, डजंट मैटर कि वो कहाँ से आया है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको डिस्कस करते हैं। वाटर, हमें पता है कि वाटर का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो क्या होता है H2O। तो अब लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन का कहना यह था कि डजंट मैटर कि ये आप वाटर किस सोर्स से ला रहे हैं, आप अपने पड़ोसी के वहां से ला रहे हैं, आप अपने आरओ में से निकाल रहे हैं, आप रिवर में से निकाल रहे हैं, नॉर्मल टैप से निकाल रहे हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी है, डजंट मैटर ये कहाँ का पानी है, इसका जो फॉर्मूला है वो H2O ही रहेगा और उसके फॉर्मूले में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 रेशियो में ही प्रेजेंट रहेंगे। मतलब कि सोर्स से कोई मतलब नहीं होता कि मैटर किस सोर्स से आया है, उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो एक डिफिनिट ही होता है। लाइक अगर मैं बात करूं फिर से वही C की, तो इसका भी फॉर्मूला H2O होगा। अगर मैं बात करूं RO वाटर की तो इसका भी फॉर्मूला H2O होगा। अगर मैं बात करूं रिवर वाटर की तो इसका भी फॉर्मूला H2O होगा। और फर्दर मैं किसी भी वाटर की बात करूं, हर जगह पर जो फॉर्मूला होगा वो H2O ही होगा और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो हमेशा 2:1 ही होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इस क्लास में आपको केवल ये 2 लॉ जानने की ज़रूरत थी। इस पर अगर कभी न्यूमेरिकल आता है तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, बट फर्दर हम अभी थियरी की क्लासेस देख रहे हैं तो हम थियरी की तरफ मूव करते हैं। अब बात आती है कि भाई एटॉमिक थियरी, मतलब हाँ अब एटम की डिस्कवरी किस तरीके से स्टार्ट हुई इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो कई हजार साल पहले एटम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ही वॉज ए फिलोसोफर जिनका नाम था डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने अराउंड 400 BC में ही ये बताया था कि जो मैटर होता है वो कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है जिसे हम मैटर कहते हैं। लेकिन क्योंकि उस समय पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे मिसिंग हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो डिस्कवरी थी उसके कई हजार साल बाद फिर से हम फर्दर एटम की डिस्कवरी पर फोकस किए, इस वजह से उस डिस्कवरी को हम मिस कर गए और अब हम उसे क्रेडिट नहीं देते हैं। तो अब बात आती है कि भाई अब बेसिकली क्रेडिट जाता किसको है, तो हम आपको बता दें कि 400 BC में तो डेमोक्रिटस ने कोशिश की थी एटम को बताने की, बट अराउंड 2200 ईयर्स के बाद 1808 मतलब कि 1808 में जॉन डाल्टन ने एटम को एक्सप्लेन किया और एटम के ऊपर अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। इनका क्या कहना था, इनका कहना ये था कि अगर कोई भी मैटर है तो वो मैटर अगर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए तो जो सबसे छोटा वाला पार्टिकल मिलेगा दैट विल बी एटम। या अगर हम इसको रिवर्स करके बोलें तो हम ये कहेंगे कि जो मैटर होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है और उन छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। अब इस एटम को और ज़्यादा डिटेल में बताने के लिए उन्होंने अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए और वो पोस्टुलेट कुछ आपके सामने इस तरीके से स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना ये था कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। मतलब कि कोई भी जो मैटर है वो कई सारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। इनका दूसरा पॉइंट कहना था एटम कांट बी फर्दर डिवाइडेड दैट इज इनडिविजिबल। मतलब कि ये जो सबसे छोटा वाला पार्ट है मैटर का जिसे हम एटम कह रहे हैं, ये फर्दर फिर से डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये इनडिविजिबल पार्ट है किसी भी मैटर का। मतलब कि ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। साथ में इन्होंने ये भी कहा दैट एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा पहले भी बताया कि एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होता है, तो अगर कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो उस कन्वर्जन के दौरान जिसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ना ही कोई नया एटम बनता है और ना ही कोई पुराना एटम डिस्ट्रॉय होता है। ये इनके पोस्टुलेट में से एक पॉइंट था। साथ में अगर हम इनके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इनका कहना था ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट इंक्लूडिंग मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब कि जैसे अगर कोई मैटर है, कोई एलिमेंट है, ऑब्वियस सी बात है वो मैटर होगा। मैटर क्या होता है ये मैं आप लोग को पिछले चैप्टर्स में बता चुका हूँ कि मैटर एक ऐसी चीज़ है जो कि क्या करते हैं, एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है और उसके पास खुद का मास होता है। तो अगर मैं एक सिंपल एलिमेंट के मैटर की बात करूंगा तो उस मैटर में कई सारे लाखों हजारों पार्टिकल्स होंगे जिसे हम एटम कहेंगे।
तो वो लाखों हजारों पार्टिकल, अगर वो किसी एक एलिमेंट के हैं तो वो लाखों हजारों पार्टिकल की केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनका नेचर हमेशा आइडेंटिकल होगा, या हम कह सकते हैं एक जैसा होगा। लाइक इमेजिन करते हैं कि अगर मैंने कोई सल्फर का ब्लॉक ले लिया, तो सल्फर के ब्लॉक में जो मैटर है उसके अंदर करोड़ों पार्टिकल्स होंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, एटम। और इन करोड़ों पार्टिकल्स का जो नेचर होगा वो हर पार्टिकल का आइडेंटिकल होगा या सेम होगा। एक पार्टिकल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वही दूसरे पार्टिकल की होगी और वही सारे पार्टिकल की होगी। एक पार्टिकल की जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वही सारे पार्टिकल्स की केमिकल प्रॉपर्टी होगी, या एक पार्टिकल का जो इंडिविजुअल मास होगा वही हर एक पार्टिकल का इंडिविजुअल मास होगा। साथ में इनका जो नेक्स्ट पॉइंट था वो ये था दैट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अगर हम बात करते हैं कि जो एटम है वो डिफरेंट एलिमेंट है, अब तक हम बात करते हैं सेम एलिमेंट के बारे में, बट अगर जो एलिमेंट्स हम ले रहे हैं वो डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो एटम डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेंगे। सेम एलिमेंट के सारे एटम आइडेंटिकल होंगे, सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जो होंगे वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेंगे। ये इनका पॉइंट 4 और पॉइंट 5 का पॉस्टुलेट था। साथ में इनका जो पॉइंट 6 का पॉस्टुलेट था वो ये था एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। अब हम बात करेंगे कि ये जो अलग अलग मैटर के रिस्पेक्टिव इनके एटम्स हैं ये एक होल नंबर रेशियो में, मतलब एक एटम 2 एटम से, 3 एटम से, 4 एटम से, 5 एटम से, मतलब हमेशा होल नंबर एटम्स के साथ रिएक्ट करके एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। हालांकि मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ये जो थियरी थी इनकी पॉस्टुलेट्स ये कई सारी जगहों पर फेल कर गई। जैसे इनका कहना क्या था, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। ये क्या था, ये फेल कर गया क्योंकि हम लोगों ने ऐसा देखा कि एक ब्लॉक में एक एलिमेंट के कुछ ऐसे एटम थे जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही थी। कुछ एटम्स के मास क्या थे, अलग थे, और दूसरे एटम्स के मास क्या थे, अलग थे, जबकि वो दोनों सेम एलिमेंट के एटम्स थे और सेम एलिमेंट से बिलोंग करते थे। और अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं कि भाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी, तो ऐसे कई सारे भी हमको एटम मिले जो थे तो मतलब डिफरेंट एटम्स के या डिफरेंट एलिमेंट्स के, बट बाद में उनका जब मास चेक किया गया तो वो सेम निकला। डिफरेंट एटम्स थे, डिफरेंट एलिमेंट्स के थे, बट उनका मास क्या था, सेम था। साथ में इनका जो एक और पॉइंट था, एटम्स कांट बी फर्दर डिवाइडेड एंड एटम्स आर इंडिविजुअल। तो हम कहेंगे कि बाद में कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जिससे हमको ये जानने को मिला कि एटम को भी फर्दर और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे एटॉमिक थियरी की, तो एटॉमिक थियरी में इतना कुछ एटम्स के बारे में बताने के बाद, क्योंकि हमारे पास कई सारे एटम हैं, तो हमने कोशिश की कि लाओ अब एटम को हम एक सिंबल का रूप दें और हम एटम्स को एज ए सिंबल की तरह से पहचानने की कोशिश करें। तो चलते हैं अब एटॉमिक सिंबल्स पर। तो डाल्टन ने एटम्स के सिंबल को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। उन्होंने जब जो भी एलिमेंट्स उस समय तक जाने जाते थे उन सारे एलिमेंट्स के कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाए। लाइक ऑक्सीजन को उन्होंने कुछ एक सर्कल की तरह से डिनोट किया, हाइड्रोजन को एक सर्कल के बीच में एक डॉट की तरह से डिनोट किया, नाइट्रोजन को एक सर्कल में एक सिंपल डायमीटर बना करके डिनोट किया, और इस तरीके से फर्दर आपके सामने बहुत सारे सिंबल्स रिप्रेजेंट किए गए हैं जो कि डाल्टन ने अलग अलग एलिमेंट्स के लिए यूज़ किए। पर आप इमेजिन करिए आज के डेट में आप सिंबल्स को या एटम्स को के सिंबल्स को आप विथ लेटर्स आइडेंटिफाई करते हैं, और अगर इस तरीके से आपको डायग्राम याद करना पड़ता एक एक एलिमेंट का तो ये कितना ज़्यादा टफ होता। इसके कई साल के बाद हम कह सकते हैं कि एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, जिन्होंने ये बताया कि भाई इस तरीके से सिंबल को, एटम के सिंबल को याद रखना बड़ा ही मुश्किल है, और जब ये अभी इतने कम में इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो जब कई सारे हमारे पास एलिमेंट्स होंगे तो हम उनके सिंबल्स को किस तरीके से याद रखेंगे। तो फर्दर फिर क्या हुआ, बर्जीलियस ने अपना कुछ कॉन्सेप्ट दिए। उन्होंने ये बताया कि जिस भी एटम का हमें सिंबल बनाना हो हम उसके इंग्लिश नेम, लैटिन नेम, ग्रीक नेम या जहाँ से भी उसका नेम का ऑरिजिन हुआ है उसके नेम का फर्स्ट लेटर एज ए सिंबल की तरह से यूज़ करें। लाइक इमेजिन करते हैं हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो है H, लिथियम का जो सिंबल है वो क्या है Li। अब इसका नाम Li क्यों हुआ मैं अभी बताता हूँ। कार्बन का सिंबल क्या है, कार्बन। नाइट्रोजन का सिंबल क्या है, नाइट्रोजन का N। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि फॉस्फोरस का क्या है, तो इसी तरीके से फॉस्फोरस का हमने देखा कि P है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो भी नेम है उसका जो पहला लेटर है वो इसके सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट
ऐसे कई सारे एलिमेंट बाद में फिर और आए जिनका अगर पहला लेटर लिया जा रहा था तो वो क्लैश कर जा रहा था, लाइक हीलियम। अगर मैं हीलियम का पहला लेटर लूं तो क्या आ जाएगा भाई, H, जो कि हम ऑलरेडी हाइड्रोजन को दे चुके हैं। तो बर्जीलियस ने इसके लिए कॉन्सेप्ट बताया कि हम क्या करें, उसके सेकंड लेटर या फर्दर उसके नाम के किसी भी लेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हीलियम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं He। क्यों He? क्योंकि हाइड्रोजन हम पहले ही H को किसको दे चुके हैं, हाइड्रोजन को। तो हम क्या करेंगे, सेकंड लेटर He को भी यूज कर लेंगे। लाइक लिथियम, लिथियम का नाम क्या है, LiTHium, तो हम इसके फर्स्ट 2 लेटर्स इस्तेमाल करेंगे लिथियम के लिए। इसी तरीके से जितने भी एलिमेंट्स हैं, लाइक नियॉन, तो नाइट्रोजन को हमने N दे रखा है, तो नियॉन को हम क्या दे देंगे, Ne दे देंगे। ये बर्जीलियस के कॉन्सेप्ट थे सिंबल्स के, जो फर्दर आगे तक हम और अभी तक हम यूज करते हैं। हालांकि अब जो ये एलिमेंट्स के सिंबल हैं, ये IUPAC डिसाइड करता है कि एक एलिमेंट का सिंबल क्या होगा। और IUPAC का मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं, IUPAC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो IUPAC है, इसके कुछ फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिससे हम किसी भी पार्टिकुलर मॉलिक्यूल या किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट का हम नाम दे सकते हैं। पर फिलहाल ये अभी यहाँ पर डिस्कस करने योग्य नहीं है, ये आपके स्टैंडर्ड का नहीं है, तो इसको फर्दर हम फिर से बड़ी क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टर्म्स रिलेटेड टू मास ऑफ एटम। भाई एटम के बारे में हम लोगों ने जान लिया, एटम को हमने ये बता दिया कि क्या होता है एटम, और साथ में हमने उसके सिंबल को भी रिप्रेजेंट करने की पूरी कोशिश की। बट अब अगर हम बात करेंगे कि एटम के मास को किस तरीके से रिलेट किया जा सकता है, तो एटम के मास को रिलेट करने के लिए कुछ छोटे छोटे टर्म्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लाइक जो सबसे पहला है दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। अब हम बात करेंगे एटॉमिक मास यूनिट क्या है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AMU भी कहते हैं। अब भाई एक बात बताइए, एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का, तो हम उसे केजी में तो मेज़र नहीं कर सकते, और अगर हम उसको केजी में मेज़र करेंगे तो पॉइंट के बाद हमें कई सारे जीरोस लगाने पड़ेंगे। इट मे बी पॉसिबल कि वो 23 या 24 जीरोस के आसपास हों। तो ये लिखने में भी मज़ा आ सकता है, पढ़ने में भी मज़ा आ सकता है आपको कि भाई इतने सारे जीरोस पढ़ रहे हो, तो आप 1, 10,000 करके पढ़ रहे हो, इंटरटेनिंग हो सकता है। बट याद रखना, और इसे हर जगह पर कैलकुलेशन में इस्तेमाल करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो अब हमको क्या करना है भाई, एटॉमिक मास यूनिट, मतलब कि एटम के मास के लिए एक नई यूनिट इंट्रोड्यूस करनी है। अब वो जो यूनिट इंट्रोड्यूस करनी है उसकी वैल्यू भी उतनी ही छोटी होनी चाहिए। तो भाई एटॉमिक मास यूनिट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों ने कई सारे एटम्स की हेल्प ली। भाई जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, जब कभी भी बार्टर सिस्टम चलता था, जब हमारे पास SI यूनिट नहीं थी, तो हम क्या करते थे, हम एक दूसरे के वजन से कंपेयर करते थे। लाइक अगर हमें इमेजिन करो कि भाई चावल लेना है, तो चावल के बदले में जो हम गेहूं लेंगे उसके लिए हमारे पास कोई वेट नहीं था। एक साइड में हम चावल रखते थे और एक साइड में हम गेहूं रख लेते थे, और हम कहते थे कि भाई जैसे मान लो इमेजिन करो चावल महंगा है, गेहूं सस्ता है, तो हम कहते थे कि भाई अगर आप हमें जितना अमाउंट आप गेहूं दोगे उसका हाफ अमाउंट हम आपको चावल देंगे। तो एक तरफ गेहूं रखा और दूसरी तरफ उसका हाफ अमाउंट चावल रखा, उसको मेजर करके दे दिया। तब हमारे पास ऐसा कोई भी मेजरमेंट सिस्टम नहीं था। ठीक उसी तरीके से एटम को मेजर करने के लिए जब हमारे पास जो केजी है वो लगभग यूजलेस है, जो ग्राम है वो लगभग यूजलेस है, हम उसमें एटम को मेजर नहीं कर सकते। तो हम एटम को मेजर करने के लिए एटम जैसी ही कोई चीज़ ले आएंगे कि एटम को हम एटम से मेजर कर सकें। पर जिस एटम से मेजर कर रहे हैं उसका भी हमें मास पता होना चाहिए। तो जो सबसे पहले एटम यूज में लाया गया वो लाया गया हाइड्रोजन। हमने सबसे पहले कोशिश की, चलो एक काम करते हैं, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम अलग अलग एलिमेंट्स को मेजर करेंगे। बट क्योंकि हाइड्रोजन जो था वो एक बिल्कुल अबेंडेंट गैस है, जल्दी मिलती नहीं है, अवेलेबिलिटी इसकी कम होती है, साथ में हम ये कहें कि इसका जो मास है वो भी बहुत परफेक्ट नहीं था। बाद में हाइड्रोजन के बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई एक काम करते हैं, हम ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हम हर एक एलिमेंट को मेजर करेंगे। क्यों ऑक्सीजन? क्योंकि भाई ऑक्सीजन जो है वो लगभग हर एक एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर सकता है, और हर एक एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके वो एक कंपाउंड बनाता था। तो हम उस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में दूसरे एलिमेंट का मास बता सकते हैं। लेकिन बाद में हम लोगों ने देखा कि ये जो ऑक्सीजन है ये इसके 2 आइसोटॉप मिलने लगे, एक का मास 16 था और एक का मास 18 था। अब ये जो 16 और 18 वाले मास थे, तो जो हम ऑक्सीजन के साथ जिस एलिमेंट को मेजर करते थे वो हम 16 के रिस्पेक्ट में भी मेजर कर लेते थे और 18 के भी रिस्पेक्ट में मेजर कर लेते थे।
तो हर एक एटम के अब दो मास निकलने लगे, एक ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में 16 वाला और एक ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में 18 वाला। तो भाई ये तो बड़ी मुश्किल बात होने लगी कि भाई हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम मेजर नहीं कर सकते, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हम मेजर नहीं कर सकते। तो अब हम लोगों ने कार्बन सेलेक्ट किया। अब बात आती है कि भाई कार्बन क्यों सेलेक्ट किया, तो कार्बन के भी हमारे पास आइसोटोप्स हैं, लाइक कार्बन 14 एंड कार्बन 16। बट है क्या कि ये जो कार्बन 14 और कार्बन 16 और कार्बन 12 है, कार्बन 12, इसमें हम कहते क्या हैं कि ये जो इनके परसेंटेज हैं कार्बन के, वो कार्बन 14 और कार्बन 16 जो ये बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। मतलब अगर हम गलती से कह सकते हैं कि कार्बन 14 और कार्बन 16 वाला कंपाउंड लेना चाहेंगे तो उसका मास का एबंडेंट इतना कम है, इनके सैंपल्स में कार्बन 14 और कार्बन 16 का इतना कम परसेंटेज होता है कि उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और कार्बन जनरली कार्बन 12 जो है वो लगभग सबके साथ रिएक्शन भी करने के लिए एग्रीड है। तो इसी वजह से हम लोगों ने बेस क्या सिलेक्ट किया, कार्बन 12। और अब बात आती है कि भाई कार्बन जो 12 है इसका मास तो 12 यूनिट है या 12 ग्राम हम कह सकते हैं। तो भाई इसको किस तरीके से मेजर किया जाएगा, तो हमने कहा कि कार्बन 12 का मास अगर 12 है तो इसको अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो मास कितना आ जाएगा, 1 यूनिट। तो हमने डिफाइन किया कि भाई ये जो एटॉमिक मास का AMU है, तो AMU को डिफाइन करने के लिए हम क्या कहेंगे, एटॉमिक मास यूनिट इज द 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो भाई एटॉमिक मास यूनिट क्या है, एक कार्बन एटम का जो मास होगा उसका 1/12 जो है वो एक एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होगा। और अगर हम इसको मेजर करना चाहते हैं किसी भी ग्राम में तो हम कन्वर्जन करके एब्सोल्यूट मास निकाल सकते हैं। और एब्सोल्यूट मास इसका कितना होगा, तो एब्सोल्यूट मास आप कैलकुलेट करके देखिएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 1/6.023 इंटू 10⁻23 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के उम्मीद रखता हूं कि आपको एटॉमिक मास यूनिट समझ में आ गया होगा और साथ में आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक मास यूनिट में हम कार्बन को सिलेक्ट क्यों करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि भाई हाइड्रोजन जो था वो बहुत ही ज़्यादा एबंडेंट था, उतना जल्दी मिलता नहीं था, साथ में उसके जो मास था वो भी परफेक्ट नहीं था, 1 पॉइंट समथिंग करके आता था। ऑक्सीजन जो था वो सबके साथ रिएक्शन तो करता था, पर ऑक्सीजन के दो आइसोटोप थे, इनका एक का मास जिसका मास 16 और एक का मास जिसका मास 18। अब 16 के रिस्पेक्ट में और 18 के रिस्पेक्ट में अगर हम किसी को भी मेट करेंगे तो उसके अलग अलग मास आने लगेंगे। और ये जो 16 और 18 वाला मास वाला जो ऑक्सीजन था ये भी लगभग हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं था कि 18 वाला बहुत कम अमाउंट में था जिसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। 18 भी एक फिक्स कह सकते हैं कि एक सुटेबल अमाउंट में था जिसका मास पे असर पड़ने वाला था। तो अब ऑक्सीजन के बाद हमने किसको सिलेक्ट किया, कार्बन को। अब कार्बन के भी आइसोटोप थे जिनका मास 14 और 16 था, बट क्योंकि इनका जो कह सकते हैं हम मास था वो, या कह सकते हैं क्वांटिटी जो थी इनके आइसोटोप की 14 वाले और 16 वाले की इतनी कम थी कि कार्बन 12 वाले मास पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। और कुल मिलाकर के हम कार्बन 12 को सिलेक्ट कर लिए किसी भी एटम को मेजर करने के यूनिट के। अब बात आती है इसका मास 12 था तो इसका 1/12 मास जो होगा वो किसी भी मास को मेजर करने के लिए क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। अब इसके बाद की अगर हम बात करेंगे तो भाई आता है रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या आएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या, तो हम पहले ही कह रहे हैं रिलेशन में। तो अब क्या, किसी भी एटम को जब मेजर करेंगे हम तो कार्बन के रिलेशन में बताएंगे। लाइक इमेजिन करिए कि अगर हमने बताया हीलियम का मास, तो हीलियम का मास अगर 4 यूनिट, तो 4 यूनिट किसके रिस्पेक्ट में है, ये कार्बन के रिस्पेक्ट में है। 1/12 ऑफ कार्बन का मास का 4 गुना है ये, मतलब कार्बन का 1/12 मास जो यूनिट आएगी उसका 4 टाइम्स जो है वो क्या है, हीलियम। तो क्योंकि हम इसको कार्बन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस विल बी कंसीडर्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। और अब अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास के बाद की बात करें तो ग्राम एटॉमिक मास की बात आती है। अभी भाई बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास क्या है, तो AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया जाए। भाई ये तो एटॉमिक मास यूनिट हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ये तो रिस्पेक्ट में किसके आ रहा है, कार्बन के रिस्पेक्ट में आ रहा है। हम कार्बन के रिलेशन में इसको यूनिट का नई यूनिट बनाए हैं, बट अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो भाई कुल मिलाकर के मैं आपको ये बता दूं कि 6.023 इंटू 10⁻23 का किसी भी एटॉमिक मास यूनिट में अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो उतना ही ग्राम बन जाता है। भाई अगर x AMU होगा तो उसका इतने सारे एटम्स का मास जो होगा वो x ग्राम होगा। लाइक एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। लाइक हीलियम का मास है, एक हीलियम का 4 एटॉमिक मास यूनिट। हीलियम का जो मास क्या है वो क्या है, 4 एटॉमिक मास
यूनिट। बट अगर मैं कहूँगा भाई 6.023 इंटू 10⁻23 हीलियम का मास कितना होगा, तो 4 तो सेम होगा, बट अब ये किस में हो गया, ग्राम में हो गया। तो ग्राम एटॉमिक मास को अगर डिफाइन करना होगा तो आप कहोगे द मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम का जो भी मास आएगा वो ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा। ठीक है, तो उम्मीद रखता हूं कि आपको जो एटम्स के मास के रिलेटेड जो टर्म्स थे ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगर हम बात करें कि भाई ये एटम्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट में या हमारे आसपास एग्जिस्ट कैसे करते हैं, तो कुल मिलाकर के मैं आपको ये बात बता दूं कि एटम कभी भी अकेला नहीं पाया जाता। एटम हमेशा जब भी मिलता है तो वो किसी दूसरे एटम के साथ या अपने ही एटम के साथ एग्जिस्ट करता है। अपने एटम के साथ वो टकरा करके कोई बॉन्ड बना लेगा, दूसरे के एटम के साथ टकरा करके वो कोई बॉन्ड बना लेगा, या अगर उसको अपने जैसा एटम या दूसरा एटम नहीं मिलता है तो वो अपने अंदर से किसी इलेक्ट्रॉन या तो ले लेगा या तो वो दे करके एक आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो कुल मिलाकर के हम देखेंगे किस किस तरीके से आयंस एटम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो एटम्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट की तरह से एग्जिस्ट करते हैं। मतलब एलिमेंट का मॉलिक्यूल, एलिमेंट का मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, जब एक एलिमेंट के कई सारे एटम आपस में सेम एटम्स, याद रखना है सेम एटम्स आपस में कंबाइन करके एक ग्रुप बना लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। लाइक एलिमेंट मैं इमेजिन कर लेता हूं कि एक एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं सल्फर। तो अब सल्फर के सेम मॉलिक्यूल्स अगर आपस में रिएक्ट करके एक ग्रुप बना लें, लाइक S2 लाइक S8, तो ये जो S2 और S8 मतलब सल्फर के 2 एटम्स का ग्रुप या सल्फर के 1 एटम्स का ग्रुप, तो ये जो ग्रुप है ये हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, क्योंकि ये एलिमेंट के मॉलिक्यूल हैं। अब अगर मैं बात करूं दूसरे पॉइंट की तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मतलब कि जब यहां पर अलग अलग एलिमेंट्स के एटम आपस में रिएक्ट करते हैं। पहले क्या था, जब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट की हम बात कर रहे थे तो वहां पर सेम एलिमेंट के एटम रिएक्ट कर रहे थे। यहां पर क्या करेंगे, डिफरेंट एलिमेंट के एटम रिएक्ट करेंगे। लाइक इमेजिन कर लो हाइड्रोजन के एटम की अगर हम बात करें तो H, क्लोरीन के एटम की अगर हम बात करें तो Cl। जब एक H डिफरेंट एटम, Cl एक डिफरेंट एटम, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे कॉल्ड एज HCl। तो ये जो मॉलिक्यूल होगा ये होगा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मतलब कि इसमें कोई एक सिंगल एलिमेंट नहीं है, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइंड हैं। लाइक अगर मैं इसी तरीके से बात करूं कि भाई कैल्शियम का 1 एटम, कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम कुल आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे CaCO3। तो क्योंकि यहाँ पर कोई एक एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर कई सारे एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक ग्रुप बनाए हैं, तो इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मतलब सीधा सीधा कई सारे एटम्स का ग्रुप है तो उसे मॉलिक्यूल बोलेंगे। अगर वो जो कई सारे एटम्स हैं वो सेम हैं तो मॉलिक्यूल किसका, एलिमेंट का। और अगर वो कई सारे एटम डिफरेंट हैं तो बात करेंगे हम मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड का। साथ में अगर हम बात करें आयंस क्या होते हैं, तो जनरली जब ये कई सारे एटम्स आपस में नहीं जुड़ पाते, चाहे वो डिफरेंट एलिमेंट के हों चाहे वो सेम एलिमेंट के हों, तो ये या तो इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेते हैं या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देते हैं। लाइक इमेजिन करते हैं सोडियम जनरली क्या करता है, सोडियम का जो सिंबल है वो है Na। इस सोडियम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिया जाए तो हम ये बोलेंगे Na++ में इलेक्ट्रॉन, भाई इसने एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल दिया। तो ये जो Na+ है इसको हम बोलेंगे आयन, और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, कैटायन। और अगर ठीक उसी तरीके से कोई Cl है, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, भाई इसको Cl2 कर लो और इसको 2 इलेक्ट्रॉन कर लो, तो ये कुल मिलाकर के बना लेता है 2Cl-। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन किया है इस वजह से इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया है, और ये जो निगेटिव चार्ज वाले एटम्स होते हैं इनको हम बोलते हैं आयन, और निगेटिवली चार्ज पार्टिकुलरली को हम बोलते हैं एनायन। मतलब कि आयन तो प्लस वाला भी है, आयन तो माइनस वाला भी है, बट माइनस वाले को पार्टिकुलरली हम बोलते हैं एनायन और प्लस वाले को पर्सनली हम बोलते हैं कैटायन। तो कुल मिलाकर के आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये जो एटम्स हैं ये कभी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, या ये एटम्स अपने सेम एटम के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। मतलब सेम एलिमेंट के एटम थे, रिएक्ट किए, ग्रुप बना लिए तो मॉलिक्यूल हो गया, और क्योंकि सेम थे, एलिमेंट के ही थे, तो क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बना लिए। अगर ये डिफरेंट एटम्स होंगे अलग अलग एलिमेंट्स के और इनका ग्रुप बनेगा तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। और अगर ये किसी के साथ पर्सनली नहीं जुड़ते, ना डिफरेंट एटम के साथ ना सेम एटम के साथ,
बल्कि उसकी जगह पर ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देते हैं या गेन कर देते हैं, तो उस केस में हम इसको बोलते हैं आयंस। और आयंस को पॉजिटिव अगर होंगे तो हम बोलेंगे कैटायन, और अगर निगेटिव होंगे तो हम उसको बोलेंगे एनायन। अब अगर हम फर्दर इसके बाद बात करें कि हमारे पास कई सारे आयंस हो गए, कुछ पॉजिटिव आयन हो गए, कुछ निगेटिव आयन हो गए, तो किस तरीके से हम एक केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूला को राइट कर सकते हैं। तो अभी हमारे सामने कई सारे ऐसे कैटायन दिख रहे होंगे जिनके ऊपर कुछ के ऊपर 3 पॉजिटिव हैं, कुछ के ऊपर 2 पॉजिटिव हैं, कुछ के ऊपर सिंगल पॉजिटिव हैं। तो इस तरीके से कई सारे आपको कैटायन भी दिखाई दे रहे होंगे और कई सारे आपको एनायन भी दिखाई दे रहे होंगे। तो बात हमको ये करनी है कि एक कैटायन कभी भी इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकता और एक एनायन भी कभी इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जब कभी भी कैटायन बनेगा, जब कभी भी एनायन बनेगा, तो इन दोनों को आपस में क्या करना होगा, रिएक्ट करना होगा, और रिएक्ट करके ये एक फिक्स रेशियो में रहेंगे। अब बात आती है कि हमारे आसपास जितने भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ये मॉलिक्यूल्स बेसिकली न्यूट्रल होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि कोई कैटायन है जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव है और कोई एनायन है जिसके ऊपर 1 निगेटिव है, तो इन दोनों को आपस में कुछ इस तरीके से रिएक्ट करना होगा कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करें, और कैंसिल आउट करने के बाद एक न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन करें। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं Na+ और Cl-। अब ये भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता और ये भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएंगे। कंपाउंड बनाते वक्त ध्यान हमको ये देना है कि इसके ऊपर जितना चार्ज है वो हम इसके अपोजिट एनायन के जस्ट नीचे लिखेंगे, और इसके ऊपर जितना चार्ज है वो हम इसके अपोजिट वाले आयन के जस्ट नीचे लिखेंगे। तो भाई सोडियम, और क्योंकि इसके ऊपर 1 निगेटिव था तो सिर्फ हमको 1 से ध्यान रखना, कितना निगेटिव था कितना पॉजिटिव था ये नहीं, नंबर केवल हमको यहाँ लिखना है। तो क्योंकि 1 था और 1 हम नहीं लिखते, तो हम यहाँ पर सिंपली क्या लिख देंगे, Na। और Cl जब हम लिखेंगे तो Na के ऊपर वाला चार्ज देखेंगे तो हम देखेंगे भाई इसके ऊपर 1 पॉजिटिव, तो इसके ऊपर का भी हम निगेटिव 1 ही लिखना था, तो हम नहीं लिखेंगे और कंपाउंड क्या बनेगा, NaCl। अब अगर हम ठीक उसी तरीके से बात करें कि भाई ये रहा Na के ऊपर 1 पॉजिटिव और ये रहा, ये तो पहला एग्जाम्पल था हमारा, अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, Na के ऊपर 1 पॉजिटिव और SO4 के ऊपर 2 निगेटिव। तो अब हमको क्या करना है, ये 2 निगेटिव इसके नीचे और ये जो 1 पॉजिटिव है वो इसके नीचे। तो हम कैसे लिखेंगे, Na और यहाँ पर 2 था तो 2 और SO4, ये हमारा क्या हो गया, एक कंपाउंड हो गया। अब अगर हमको नाम रखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, तो भाई देखो Cl- का नाम है क्लोराइड और Na का क्या नाम है, तो Na इसमें ढूंढो, तो Na यहाँ पर आ गया और इसका नाम है सोडियम। तो इसका नाम जो पहले है उसका नाम पहले, जो बाद में उसका नाम बाद में, तो हम क्या लिखेंगे, सोडियम और क्लोराइड। अब बात आप कहोगे कि सर Cl का नाम तो क्लोरीन था, तो यहाँ क्लोराइड क्यों कर दिए, तो बेटा जब कभी भी किसी एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है तो उसके नाम के लास्ट में हमें कुछ सफिक्स जोड़ना होता है। तो फिलहाल हमने क्लोरीन के आगे क्या जोड़ दिया, क्लोराइड जोड़ दिया। अब अगर हम बात करें कि ये भाई यहाँ पर सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट कैसे इसका नाम आया सोडियम सल्फेट, तो Na पहले था तो Na का नाम क्या हो गया, सोडियम। और SO4 पे 2- का अगर नाम देखो तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सल्फेट, तो हम क्या लिख देंगे, सोडियम सल्फेट। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई Na तो 2 बार था, तो हमने यहाँ पर बाई सोडियम या डाई सोडियम क्यों नहीं लिखा। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बेटा ये जो Na के नीचे 2 लिखा हुआ है ये केवल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर 2 निगेटिव था, तो 2 निगेटिव को न्यूट्रल करने के लिए हमें 2 पॉजिटिव चाहिए, और क्योंकि सोडियम के ऊपर तो केवल 1 ही पॉजिटिव था, इस वजह से हमको सोडियम का कितना लेना पड़ा, 2 सोडियम लेना पड़ा। तो क्योंकि ये जो चार्ज है, ये जो नंबर है, ये केवल चार्ज को बैलेंस करने के लिए यूज किया जा रहा है, इस वजह से हम केवल क्या लिखेंगे, सोडियम लिखेंगे। अब इसी तरीके से कोई और एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक इमेजिन कर लेते हैं लेड क्लोराइड के बारे में। तो लेड क्लोराइड अगर हम देखेंगे तो लेड का सिंबल क्या है, Pb पे 4 पॉजिटिव और Cl पर 1 निगेटिव, तो ये जो 4 है ये इसके नीचे और ये जो इसका 1 निगेटिव है वो किसके नीचे, इसके नीचे। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, PbCl4। अब बात आती है कि इसका नाम क्या लिखोगे, तो बेटा मैं आपको बता दूं कि जो लेड होता है ये लेड अलग अलग वैलेंसीज में पाया जाता है, जैसे कुछ लेड 2+ में पाए जाते हैं और कुछ लेड 4+ में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लैरिफाई हो जाए, इस वजह से हम इसको लिखते हैं लेड 4 क्लोराइड, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर जो लेड है इस लेड की वैलेंसी कितनी है, 4, और क्लोराइड जो है वो तो Cl- उसकी वैलेंसी 1 होती ही है। साथ में अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें और बताना चाहूँगा, लाइक अगर आपको ये पता करना हो कि भाई हमारे पास नाम दिया हुआ है
और किस तरीके से हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो नाम से फॉर्मूला लिखने के लिए हम ट्राई करते हैं, लाइक इमेजिन करते हैं हमारे पास अब फिर से नाम दे रखा है सोडियम सल्फेट। और सोडियम सल्फेट को हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे भाई सोडियम का फॉर्मूला तो होता है Na+ और सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4 पे 2-। तो इसकी वैलेंसी इसके नीचे और इसकी वैलेंसी इसके नीचे, मतलब कुल मिलाकर के Na2SO4। ठीक, अगर उसी तरीके से मैं फिर से एक एग्जांपल ले लूं लेड 4 क्लोराइड का, तो लेड 4 क्लोराइड। अब यहां पर जब आप लिखोगे लेड का फॉर्मूला होता है Pb, अब आप कंफ्यूज हो Pb के ऊपर +2 लगाना है या Pb के ऊपर +4 लगाना है। तो ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए ही नाम में आपको +4 लिख दिया गया। तो आप लेड के ऊपर क्या चार्ज लगा दोगे +4 और Cl के ऊपर क्या चार्ज लगा दोगे -। और अब क्या करोगे, लेड की वैलेंसी क्लोरीन के नीचे, क्लोरीन की वैलेंसी लेड के नीचे, तो मतलब कि PbCl4। तो कुल मिलाकर के आपको कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला भी लिखने आ गया। तो उम्मीद रखता हूं कि आप सब लोगों को ये जहां तक भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर में अगर इस टॉपिक तक कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में अपडेट करिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करने की कोशिश करूंगा। साथ में अब इस टॉपिक के आगे हम लोग को पढ़ना है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक में हम लोग को जाना है, सारे न्यूमेरिकल्स को डीप से समझना है। और मैं उस टॉपिक को यहाँ पर इंक्लूड इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हमारे साथ जुड़े रहें, जल्दी आपको मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर भी एक नई वीडियो मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स, बाय बाय।